हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। इस क्लास में आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो कि क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर है यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ITF के नाम से भी जानते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। तो इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप हमारे फंक्शंस के लेक्चर को देखें, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया है। फिर भी हम यहाँ पर आपको संक्षेप में इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जिसे आप यहाँ पर याद रखेंगे और इसी को यूज़ करके हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इन्वर्स को यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर एक फंक्शन है f सेट A से सेट B में एंड y इक्वल्स टू fx, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया रहता है और यहाँ पर यह जो फंक्शन है सेट A से सेट B में, यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है तो इसे आप फंक्शंस के लेक्चर्स को जाकर देखें, वहाँ पर मैंने बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बताया है। मैं यहाँ पर लिंक आई बटन में दे देता हूँ, आप उसे जाकर देख लें। तो अगर f सेट A से सेट B में फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया रहता है क्वेश्चन में, और लेकिन यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो हैंस यह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो यह फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। जब फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है, और इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो हैंस इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में इस फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस फंक्शन का इन्वर्स, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फंक्शन f का इन्वर्स को हम f, इसके ऊपर पावर -1, लेकिन आपको याद रखना है यह पावर नहीं होता है बल्कि इसे f की इन्वर्स कहते हैं। और यह f की इन्वर्स अगर फंक्शन f a से b में है तो यह सेट b से सेट a में होगा, एंड अगर y इक्वल्स टू fx है तो यहाँ पे x बराबर f इन्वर्स y यह होता है। मैंने इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के लेक्चर में इसे बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, आप उसे भी जाकर देख लें। मैं यहाँ आई बटन में इसका लिंक आपको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन f a से b में, जो मेन पॉइंट है इसे आपको हमेशा याद रखना है इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसे समझने के लिए। मतलब कोई फंक्शन अगर f सेट A से सेट B में है, a जानते हैं डोमेन होता है, b कोडोमेन होता है, और अगर y इक्वल्स टू fx कुछ दिया रहता है, लेकिन अगर इस फंक्शन के बारे में बताया गया है कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इस केस में इसका इन्वर्टिबल, मतलब यह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल अगर फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इस फंक्शन f का इन्वर्स a से b में अगर f है तो f का इन्वर्स b से a में होगा, और अगर y इक्वल्स टू fx है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू f इन्वर्स y होगा। और साथ ही साथ दो बातें और होती हैं। वह बात क्या है कि f o f इन्वर्स, मतलब कंपोजिशन ऑफ f इन्वर्स एंड f, यह आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एंड f इन्वर्स o f, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ f एंड f इन्वर्स कहते हैं, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये सारे बातें मैंने इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस के लेक्चर्स में बताया है। तो अगर आपको इसके बारे में डेप्थ में समझना है तो आप हमारे इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के लेक्चर्स को जाकर देखें, जिसे मैं आई बटन में यहाँ पर उसके लिंक को यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यह
आपका इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में यहाँ पर सारा जो मेन फैक्ट्स है उसे यहाँ पर याद रखना है। इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इन्वर्स फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं 6 हैं, साइन से लेके कॉसेक तक, इन सारे फंक्शंस के इन्वर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखना है और इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1 में यहाँ पर साइन एक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इफ़ साइन का डोमेन को अगर रखा जाए क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 एंड कोडोमेन को अगर रखा जाए -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड y = sin x। ठीक है, तो अगर साइन जो कि फंक्शन है इसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 एंड कोडोमेन -1 से 1 रखा जाए एंड y = sin x, तो देन यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ये डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, कि साइन के अगर हम डोमेन को -π/2 से π/2 रेडियन के बीच रखेंगे और अगर कोडोमेन को अगर हम -1 से 1 के बीच रखेंगे तब जाकर यह y = sin x, अगर यह एक्सप्रेशन दिया गया है तब जाकर यह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और जानते हैं बाइजेक्टिव होगा तो यहाँ पर इन्वर्टिबल होगा, तब जाकर यह इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब इन्वर्टिबल अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अब इस फंक्शन साइन का इन्वर्स, इस फंक्शन साइन का इन्वर्स को हम साइन और यहाँ पे पावर 1 लगा के साइन की इन्वर्स को हम इस तरह से लिखते हैं और यह जानते हैं -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल से -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, एंड चूँकि y = sin x है तो देयरफॉर यहाँ पे x = हम लिखते हैं साइन इन्वर्स y। इसे हम साइन इन्वर्स y पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम इसे आर्क साइन y भी पढ़ते हैं। ठीक है, आर्क साइन y या साइन इन्वर्स y, तो ज़्यादातर हम साइन इन्वर्स y ही इसे पढ़ते हैं, आर्क साइन y बहुत कम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है x = साइन इन्वर्स y होगा और यहाँ पे y अपना वैल्यू जानते हैं, डोमेन जो कि -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल है, इसी से अपना वैल्यू लेगा। ठीक है, अब साइन ओ साइन इन्वर्स। ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि f o f इन्वर्स एंड f इन्वर्स o f, यह दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे f को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, साइन, और f इन्वर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, साइन इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब साइन ओ साइन इन्वर्स आई होगा आइडेंटिटी फंक्शन एंड साइन इन्वर्स ओ साइन, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर और भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर साइन ओ साइन इन्वर्स, साइन ओ साइन इन्वर्स आई होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन साइन इन्वर्स। चूँकि ओ को जब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर ओ को अगर हम रिमूव करते हैं तो साइन बाहर हो जाता है, जो पहला फंक्शन है वो बाहर रहता है और दूसरा फंक्शन यहाँ पर इनसाइड होगा। तो इनसाइड होगा तो यहाँ पर साइन इन्वर्स के पास अब हमें एक वेरिएबल यहाँ पर रखना होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि साइन इन्वर्स के पास आपका क्या वेरिएबल है। तो साइन इन्वर्स के पास y है, y और यह y मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम वेरिएबल y पुट करते हैं तो y ही आंसर मिलता है। ठीक है, तो साइन साइन इन्वर्स y होगा और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह y अपना वैल्यू डोमेन -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच
y के वैल्यू को यहाँ पर हमेशा लेना है -1 से 1 के बीच। साथ ही साथ साइन इन्वर्स ओ साइन, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर इसे हम अगर ओ को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, इस ओ को अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास साइन इन्वर्स यह बाहर होगा और इनसाइड यहाँ पर साइन होगा। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल रखना है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमने साइन के पास किस वेरिएबल को रखा है। तो साइन के पास आप देख सकते हैं x है, तो यहाँ पर x हम रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर यह आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पर x रखते हैं तो हमें x ही मिलेगा। तो साइन इन्वर्स साइन x, लेकिन आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में x अपना वैल्यू यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच लेगा। ठीक है, तो यह साइन के इन्वर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है, यह साइन के इन्वर्स का फंक्शन -1 से 1 क्लोज इंटरवल से -π/2 से π/2 के बीच होगा। और यह जो फंक्शन यहाँ पर है साइन का इन्वर्स, यह इसका यह डोमेन है और यह कोडोमेन या रेंज है। ठीक है, यह रेंज है जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज। ठीक है, इसे साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा इसे कि साइन के इन्वर्स यानी कि इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन या आर्क साइन इन्वर्स, आर्क साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 रेडियन क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, अब इन दो फार्मूला पर या इसके बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर साइन π/2, साइन π/2 मीन्स साइन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे साइन इन्वर्स लिखेंगे, तो साइन इन्वर्स लिखेंगे तो हम जानते हैं सिंस यहाँ पे अगर y = साइन x है तो यहाँ पे x = साइन इन्वर्स y। ठीक है, अभी हमने तुरंत इसके बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो अगर y = साइन x है तो x = साइन इन्वर्स y होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन्वर्स, यहाँ पर साइन x है तो यह साइन x = यह y है। तो अगर हम साइन इन्वर्स लिखेंगे तो साइन इन्वर्स के पास y यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 1π/2 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर साइन π/6 जिसे 30 डिग्री बोलते हैं, साइन π/6 मीन्स साइन का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स हम जैसे ही लिखेंगे तो यह साइन इन्वर्स के साथ 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और इसका आंसर π/6 होगा। ठीक है, तो यह तो हो गया कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। लेकिन अगर हम रैंडमली सिर्फ यही आपको निकालने दें, जैसे अगर हम मान लेते हैं साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स √3/2, इसकी वैल्यू अगर आपको क्विकली निकालना है तो कई मेथड से हम इसे निकाल सकते हैं। जो पहला मेथड है जिसमें हम पेन और पेपर का यूज़ नहीं करेंगे वह यह है कि अगर आपको साइन इन्वर्स √3/2 का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आप अपने मन से पूछेंगे कि साइन के किस एंगल का वैल्यू √3/2 होता है, और वह एंगल -π/2 से π/2 के बीच लाई करना चाहिए। तो साइन के किस एंगल का वैल्यू π/3 होता है, तो आप जानते हैं जो 60 डिग्री होता है जिसे π/3 बोलते हैं, और यह π/3 इन दोनों -90 एंड +90 यानी कि -π/2 रेडियन और +π/2 रेडियन के बीच लाई करता है। तो यहाँ पर π/3 इसका आंसर होगा। यह एक दूसरा मेथड साइन इन्वर्स √3/2 = x लेट कर लेंगे। अब जैसे ही हम साइन का इन्वर्स हटाएंगे, तो साइन का अगर हम इन्वर्स हटाएंगे तो कहने का मतलब अगर x = साइन इन्वर्स y है, तो जैसे ही हम साइन का इन्वर्स हटाएंगे देख सकते हैं तो यहाँ पर साइन के पास अब x आ जाएगा और = y। तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स हटाएंगे तो यह x आ जाएगा और यहाँ पर √3/2। अब हमें पता है कि √3/2 साइन के π/3 का वैल्यू है।
अब साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 है, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बस आपको अपने मन से पूछना है कि साइन की कितनी डिग्री का वैल्यू या कितना एंगल का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको हमेशा यहाँ पर आंसर रेडियन में लिखना है। तो 60 डिग्री जिसे पाई बाई 3 रेडियन कहते हैं, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम साइन इनवर्स -1 इसका वैल्यू जानना चाहें तो हम जानते हैं कि साइन के इस एंगल मतलब इस इंटरवल के बीच जो वह एंगल जिसका वैल्यू -1 है तो वह -π/2 है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ इस आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स y इक्वल्स टू y होगा, बट y बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 जानते हैं यह एग्जिस्ट करेगा, चूँकि 1/2 यहाँ पर -1 से 1 के बीच लाई करता है। और यह अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम जानते हैं सिर्फ हमें y लिखना है, आंसर इसका y होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1/2 होगा। एंड अगर हम साइन इनवर्स √3/2 तो √3/2 भी -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो देयरफॉर इसका आंसर भी √3/2 होगा। और अगर हम यह साइन इनवर्स 10 यह निकालना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 10 -1 से 1 के बीच लाई नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर साइन इनवर्स y होता है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स y मतलब साइन इनवर्स 10 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर होना चाहिए वह -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, -1 and 1 इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से कभी भी हमें इस तरह से आंसर नहीं लिखना है। यहाँ पर साइन इनवर्स 10 अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से अगर साइन इनवर्स 1 तो जानते हैं यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है और इस इंटरवल में y का वैल्यू 1 भी यहाँ पर मतलब लिया जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका कुछ क्वेश्चंस किस तरह से होगा इसे देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन x, इसमें हमें x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। तो देयरफॉर साइन इनवर्स साइन π/6, तो यहाँ पर π/6 -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर भी π/6 होगा। उसी तरह से साइन इनवर्स साइन अगर हम π/4 लिखते हैं तो π/4 -π/2 से π/2 के बीच फिर से लाई करता है, तो इसका आंसर π/4 होगा। और साइन इनवर्स साइन -π/4 तो -π/4 -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर -π/4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखेंगे तो हम जानते हैं 2π/3 120 डिग्री के इक्वल्स होता है। और यहाँ पर 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच लाई नहीं करता है, तो हम यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं इस 2π/3 को हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है उसे लगाकर इस रेंज में ला सकते हैं। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3। ठीक है, क्योंकि π-π/3 यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे 3π - π 2π/3 हो जाएगा। अब हम इसे साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 11th में आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा, यह साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब जब हम इसे साइन इनवर्स साइन π/3 लिखेंगे तो यहाँ पर π/3 -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है, तो इसलिए अब इसका आंसर π/3 यह होगा। ठीक है,
तो इसे ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कुछ भी यहाँ आता हो और अगर यह इस इंटरवल के बीच लाई नहीं करता है एंगल के केस में, तो नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है जिस फार्मूला को लगाकर हम इस एंगल को इस इंटरवल में लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर नंबर के साथ ऐसा हो रहा है जो इसके पहले मैंने किया था, नंबर अगर लाई नहीं करता है तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसे हम रेंज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम y इक्वस टू साइन एक्स, जिसमें x जानते हैं -π/2 से π/2 एंड y -1 से 1 के बीच लाई करता है, इसके ग्राफ को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ हमारे ग्राफ यहाँ पर इस तरह से होंगे। यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, यह 1 और यह -1, और इधर हम x का वैल्यू हम π/2 पॉजिटिव x एक्सिस पे π/2, निगेटिव x एक्सिस पे हम -π/2 रखते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और π/2 पर हमें 1 होता है मिलता है। फिर उसी तरह से साइन -π/2 पे यह वैल्यू -1 होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसका ग्राफ यह y इक्वस टू साइन एक्स, y इक्वस टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब हम x इक्वस टू साइन इनवर्स y का ग्राफ यूज करेंगे। तो नौ अगर हम y इक्वस टू साइन इनवर्स x, हमने x बराबर साइन इनवर्स y के बारे में पढ़ा था, तो इसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम यहाँ पर x के जगह पे z यूज कर दें और y के जगह पे अगर हम मान लें t यूज कर दें तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो हम चूँकि हमने अभी स्टडी किया था x इक्वस टू साइन इनवर्स y, जब हमारे पास y इक्वस टू साइन x था, लेकिन अब हम यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स y के ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि y इक्वस टू साइन इनवर्स x लिखेंगे, और हम जानते हैं यहाँ पर y, इस कंडीशन में y वैल्यू होता था -1 से 1 के बीच, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी और y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। इस बार x एक्सिस पर हमें यह +1 और यहाँ पर -1, और y एक्सिस पे हम यहाँ पर रखेंगे π/2 को और यहाँ पर रखेंगे -π/2 को। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। साइन इनवर्स π/2 जिसका वैल्यू +1 होता है, तो साइन इनवर्स x के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो उसका आंसर π/2 आता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे π/2 मिलेगा और यहाँ पर हमें -π/2 मिलेगा, और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यह आपका ग्राफ हो गया y इक्वस टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यह साइन के इन्वर्स का फंक्शन और उसका ग्राफ। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। आप इसे बिना स्किप करके कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। उसके लिए आप हमारे फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाएं और फंक्शंस के लेक्चर्स, कई सारे लेक्चर्स हैं, उसमें आप हमारे इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में सबसे पहले स्टडी करें। आइए अब कॉस के इन्वर्स को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन नंबर यहाँ पे 2, इसमें यहाँ पे डिफाइन किया गया कि अगर कॉस के डोमेन को
0 से पाई के बीच रखा जाए और कोडोमेन को अगर हम यहाँ पे -1 से 1 के बीच रखा जाए एंड y = cos x लिया जाए तो तब जाकर यह बाइजेक्टिव होगा, देन इट इज बाइजेक्टिव। तब जाकर यह cos जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बाइजेक्टिव होगा, और अगर यह बाइजेक्टिव है तो हम जानते हैं इन्वर्टिबल होगा ही, हेंस इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर यह बाइजेक्टिव है तो यह इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा, और अगर यह इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स मस्ट एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर कॉस का इन्वर्स का सिंबल यह होगा, और यह जानते हैं अगर कॉस इस सेट से इस सेट में है तो कॉस का इन्वर्स इसके कोडोमेन से इसके डोमेन में होगा, -1 से 1 to 0 to पाई, एंड y = cos x है तो यहाँ पे x = cos इन्वर्स y यह होगा। और इस केस में यह cos के इन्वर्स का यह जो रेंज है इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज। ठीक है, cos के इन्वर्स का यह 0 से पाई यह प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके वैल्यू को हमेशा आपको याद रखना है। अब cos इन्वर्स जानते हैं यह आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एंड cos इन्वर्स O cos यह भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, मैं अभी भी बताना चाहता हूं कि आपको ये सब समझने में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को और फंक्शन को स्टडी नहीं किया है तो आपको ये सब बात समझने में परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगा। तो आप सबसे पहले फंक्शंस के लेक्चर्स को अच्छी तरह से कवर कर लें, तब जाकर आप इन सब को क्रिस्टल क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, तो cos इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, चूँकि इन्वर्स के फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली ही यह सब होता है। एंड cos इन्वर्स O cos जिसे कंपोजिशन ऑफ cos एंड cos इन्वर्स कहते हैं, यह आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो देयरफॉर cos O cos इन्वर्स चूँकि I है तो यहाँ पर हम cos अगर इस O को रिमूव करेंगे तो cos हमारा बाहर होगा एंड cos इन्वर्स अंदर होगा। अभी हमें यहाँ पर एक वेरिएबल रखना होगा, तो यहाँ पर देखते हैं cos इन्वर्स के पास y है तो हम यहाँ पर y रखेंगे और जानते हैं y हमें मिलेगा, चूँकि आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम y रखते हैं तो y मिलता है, x रखते हैं तो x मिलता है। तो हमारे पास अब एक फार्मूला है cos इन्वर्स y = y, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि y अपना वैल्यू, यह y अपना वैल्यू 0 से पाई नहीं, -1 से 1 के बीच अपना वैल्यू को यह हमेशा लेगा। मतलब y का वैल्यू हम -1 से 1 तक ही यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, एंड cos इन्वर्स O cos, ठीक है, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देयरफॉर अगर हम इस O को फिर से अगर हम रिमूव करेंगे, इस O को अगर हम रिमूव करेंगे तो cos इन्वर्स बाहर होगा एंड cos इनसाइड होगा। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल यूज़ करना है, तो चूँकि cos के साथ x रखा गया है तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, और चूँकि फिर से यह आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो हमें x मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर फिर से मालूम होना चाहिए कि x हमेशा 0 to पाई इंटरवल, इस इंटरवल से अपने वैल्यू को यहाँ पर हमेशा रखा जाएगा। ठीक है, तो यह cos के इन्वर्स का सारा पैरामीटर्स था। एक एक चीज़ को मैंने cos के इन्वर्स फंक्शन को यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल, जैसे हम जानते हैं cos 2π/3 आप जानते हैं 0 से पाई के बीच लाई करता है, तो cos 2π/3 की वैल्यू
-1/2 होता है। तो देयरफॉर कॉस इन्वर्स अगर हम लिखेंगे तो -1/2 इसके पास आ जाएगा और इसका आंसर 2π/3 होगा। ठीक है, उसी तरह से cos π/4 1/√2 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर cos π/4 1/√2 होता है तो हम ज्यों ही यहाँ पर cos इन्वर्स लिखेंगे तो हम जानते हैं इसके पास 1/√2 आ जाएगा और इसका आंसर π/4 होगा। ठीक है, अब फिर से अगर हम सिर्फ ये नहीं लिखें, अगर आपको cos इन्वर्स -1/2 का वैल्यू पूछा जाए तो आप फिर से अपने मन से यह क्वेश्चन करेंगे कि cos के कितने डिग्री का वैल्यू या रेडियन में cos के कितने रेडियन का वैल्यू -1/2 आता है और वह एंगल 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो हमें मालूम है 2π/3 जो 120 डिग्री के इक्वल्स होता है। इस कंडीशन में cos का वैल्यू उस एंगल पर -1/2 होता है। तो यहाँ पर cos इन्वर्स -1/2 हम अपने मन से या अपने आप से एक क्वेश्चन करेंगे कि cos के कितने रेडियन या डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो हमारा आंसर 2π/3 मिलेगा। सेम यहाँ पर cos इन्वर्स 1/√2 के लिए अपने मन से क्वेश्चन करेंगे कि cos के कितने रेडियन का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम जानते हैं π/4 जिसे 45 डिग्री भी कहते हैं, तो π/4 इसका वैल्यू होगा। या एक दूसरा मेथड जो मैंने साइन के लिए आपको बताया था कि जैसे हमें cos इन्वर्स √3/2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे x लेट कर लेंगे। अब cos का इन्वर्स अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, तो x इसके पास आ जाएगा और √3/2 x के प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब cos x √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो देयरफॉर x = π/6 इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। खास करके स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे अपने बुक्स के अंडर जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसे सॉल्व करें। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, जैसे cos इन्वर्स 0.67 इसकी वैल्यू अगर हम आपसे पूछेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि cos इन्वर्स के पास जो यह y का वैल्यू है क्या वह -1 से 1 के बीच लाई करता है। तो हम जानते हैं 0.67 -1 से 1 इस इंटरवल में लाई करता है। तो लाई करता है तो इसका आंसर हम जानते हैं cos इन्वर्स cos y अगर लाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसका आंसर y होगा। तो यहाँ पर 0.67 ही इसका आंसर होगा। उसी तरह से अगर हम cos इन्वर्स 5/11 तो 5/11 -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो इसका आंसर भी 5/11 होगा। ठीक है, cos इन्वर्स -1/2 तो -1/2 -1 से 1 के बीच अगेन लाई कर रहा है, तो इसका आंसर 1/2 ही होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके एग्जांपल्स cos इन्वर्स cos π/4 तो cos इन्वर्स cos x इक्वल्स टू हम x तभी लिख सकते हैं जब x 0 से पाई के बीच लाई करता है, मतलब 0 से पाई रेडियन के बीच लाई करता है। तो यहाँ पे π/4 0 से पाई के बीच लाई करता है, इसलिए इसका आंसर π/4 होगा। ठीक है, उसी तरह से cos इन्वर्स cos 3π/4 तो 3π/4 भी 0 से पाई रेडियन के बीच लाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर भी 3π/4 होगा। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर cos के इन्वर्स के ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले y = cos x, यहाँ पर x हमें पता है 0 से पाई एंड y की वैल्यू -1 से 1। ठीक है, तो इस केस में हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस पे 0 से पाई, तो 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/2
और यह पाई, और वाई एक्सिस पे हमें 1 एंड -1 इसे रखना है। तो हम जानते हैं जब कॉस के x का वैल्यू अगर 0 होता है तो y का वैल्यू भी यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो x अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा। फिर अगर हम π/2 मीन्स 90 डिग्री अगर हम cos पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर -π जिस पर वैल्यू -1 हो जाता है, तो यह इस तरह से यह y = cos x का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ y = cos इनवर्स x, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू हम जानते हैं -1 से 1 के बीच होगा और y का वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा। यह जस्ट इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर जो x का वैल्यू था वह y का वैल्यू हो गया और जो y का वैल्यू था वह x का वैल्यू हो गया। तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं x y। तो इस बार x का वैल्यू हम -1 से 1 के बीच रखेंगे, ठीक है। और y का वैल्यू 0 से पाई, तो 0 यहाँ पर हम π/2 रखते हैं और यह पाई, ठीक है। और तो यहाँ पर हम cos इनवर्स, यहाँ पर हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू पाई होगा। और अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो y का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आपका π/2 होगा। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यह y = cos इनवर्स x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन tan के इनवर्स को यहाँ पर हम डिफाइंड करेंगे। डेफिनेशन नंबर 3, तो इफ tan जिसका डोमेन अगर रखा जाए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0 एंड रेंज रखा जाए यहाँ पर r। tan के फंक्शन का डोमेन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0 टू रियल नंबर एंड y = tan x, तब जाकर यह बाइजेक्टिव होगा और बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देन इट इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होगा तो हेंस इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे tan का इन्वर्स मतलब tan इन्वर्स, और यह हमारा फंक्शन होगा रियल नंबर से -π/2 टू π/2 -0, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज। इसे tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहा जाता है। एंड चूँकि यहाँ पर y = tan x होता है तो यहाँ पर x = tan इनवर्स y होगा, ठीक है। अब जैसा कि अभी तक हमने cos और sin के साथ किया था, यहाँ पर भी tan इनवर्स मतलब कंपोजिशन ऑफ tan इनवर्स एंड tan, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन होगी एंड tan इनवर्स ओ tan मतलब कंपोजिशन ऑफ tan एंड tan इनवर्स, इसका वैल्यू भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर से हम यूटिलाइज कर इसके फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो सिंस tan इनवर्स
आइडेंटिटी फंक्शन होता है यहाँ पर। तो अगर हम इस ओ को रिमूव करेंगे तो tan हमारा बाहर आएगा और इसके इनसाइड tan इन्वर्स रखेंगे और tan इन्वर्स के पास यहाँ पर एक वेरिएबल हमें रखना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं tan इन्वर्स के पास जो वेरिएबल यूज़ होगा यहाँ पर इस केस में वह y होगा। अब चूँकि आइडेंटिटी फंक्शन इसका आंसर होता है तो यह हमने y रखा, इसलिए हमें यहाँ पर y ही ऑप्टेंड होगा। अब इस y का वैल्यू हमें रियल नंबर से लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं y अपने वैल्यू को रियल नंबर से लेता है। उसी तरह से हमारे पास tan इन्वर्स ओ tan, यह भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देयरफॉर फिर से अगर इस o को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे तो बाहर में हमें tan इन्वर्स और इसके इनसाइड tan को रखना होगा, लेकिन tan के साथ हमें यहाँ पर एक वेरिएबल को भी रखना है और यहाँ पर हमने tan के साथ वेरिएबल को x के तौर पे लिया है, तो हमें यहाँ पर x रखना होगा और आइडेंटिटी फंक्शन होने के कारण यहाँ पर हमें x ही ऑप्टेंड होगा। लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पर x हमें -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0 हम यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू हमें -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है, इसको रखना है। तो इसे आप याद रखेंगे। tan इन्वर्स y tan इन्वर्स tan x, ठीक है, ये y की जगह पे x भी हो सकता है। तो अगर tan इन्वर्स x होगा तो x इसका आंसर आएगा। बट यहाँ पर आपको याद रखना है इस केस में x अगर यहाँ पे यूज़ होगा तो वह x अपना वैल्यू रियल नंबर से यहाँ पर लेता चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसके ग्राफ को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, अगले सेक्शन में करेंगे। ग्राफ, तो सबसे पहले हमें y = tan x के ग्राफ को ड्रॉ करना है और यहाँ पर हम जानते हैं x -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 एंड y बिलोंग्स टू r। इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, यह x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर हम -π/2 को रखते हैं और यहाँ पर π/2 को रखते हैं। अब यहाँ पर x के वैल्यू में -π/2 एंड π/2 एक्सक्लूड है चूँकि यह इंटरवल ओपन है और साथ ही साथ यहाँ पर 0 को भी बाहर किया गया है। तो हम यहाँ पर जानते हैं ओरिजिन पे x का वैल्यू 0 होता है, चूँकि 0 को हमें नहीं लेना है तो 0 पे हम एक सर्कल बनाएंगे जो फील्ड सर्कल नहीं होगा बल्कि वैकेंट सर्कल होगा। π/2 पर भी ग्राफ नहीं होगा तो यहाँ पर भी हम एक वैकेंट सर्कल बनाएंगे और -π/2 पर भी वैकेंट सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर 0 के बाद से π/2 की और अगर हम बढ़ते हैं तो tan का वैल्यू बहुत बड़ा होता चला जाता है और यह इन्फिनिटी की तरफ अपने वैल्यू को ले जाता है। तो यह ग्राफ आप देख सकते हैं ऊपर चलता चला जाएगा, जो इन्फिनिटी मतलब y के पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ अगर इस ग्राफ को अगर हम ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, और जिसका वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब r का y का वैल्यू एक ऐसे नंबर की ओर बढ़ेगा जो कि बहुत बहुत बड़ा होगा। उसी तरह से अगर हम 0 से -π/2 की तरफ जाते हैं तो यह हमें -इन्फिनिटी की ओर ले जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा चूँकि x = हमें 0 को नहीं लेना है, ठीक है। और ये π/2 पर भी ग्राफ नहीं होगा, -π/2 पर भी ग्राफ यहाँ पर नहीं होगा। ये लाइन जस्ट कह सकते हैं कि ये लाइन जस्ट इसमें मिलता चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसके साथ इस हाइट के साथ इस π/2 वाले परपेंडिकुलर को कभी भी टच नहीं करेगा और इधर भी -π/2 के साथ यह कभी भी लाइन टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह y = tan x के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम y = tan इन्वर्स x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि जानते हैं यहाँ पर x रियल नंबर जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा
और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से हम x एक्सिस y एक्सिस लेते हैं। इस बार हमें y एक्सिस में π/2 और नीचे -π/2, इस दोनों को हमें छोड़ना होगा। फिर y का वैल्यू हम 0 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यह, जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 पे 0 y का वैल्यू 0 मिलेगा, और अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर ले जाते हैं तो y का वैल्यू हमें π/2 के आसपास मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 0 से पीछे नेगेटिव की ओर ले जाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ पर ऑब्टेंड होगा। तो यह y = tan इनवर्स x के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप आज के क्लास में आप सारे फैक्ट्स को समझ चुके होंगे, और अगर आपने इस लेक्चर्स में सारे बातों को एक बार में नहीं समझा है तो आप इस लेक्चर्स को 2 से 3 बार बिना स्किप करके देखें, तो आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।